हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि ये सारे क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेसी रेट ऑफ केरला इन 2011 वॉस, मतलब केरला में 2011 में लिटरेसी रेट क्या था? ए 82, बी 94, सी 62 एंड ऑप्शन नंबर डी है 50। तो यदि आप अपने बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, और जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 94। 2011 में केरला का जो लिटरेसी रेट था वो 94 था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, Which one is the example of renewable resources? A. Petroleum, B. Crude oil, C. Groundwater and option number D है coal resources। तो हम लोगों से इसमें सिंपली रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ग्राउंड वाटर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसको हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और कोल रिसोर्सेज को खत्म हो जाने के बाद हम लोग फिर से दोबारा इसको नहीं ला सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following state has the highest literacy rate according to 2018 study reports? मतलब जो 2018 में स्टडी रिपोर्ट्स किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका था? तो ये हरियाणा, बी बिहार, सी पंजाब एंड ऑप्शन नंबर डी है केरला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है केरला, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, यानी यदि आपका जवाब मुझसे पहले आ रहा है, यानी आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, आपको आ रहे हैं, तो समझिए इस बार बोर्ड एग्जाम में तो आपके 90 पार हो ही जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से क्या पूछ रहा है। Which of the following factor are important for development other than income? मतलब इनकम के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं? तो यहाँ पे ए है पर कैपिटा इनकम, बी लिटरेसी, सी नेट अटेंडेंस एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो यदि हम लोग देखें तो बस अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इनकम है लेकिन वहाँ पे मतलब लिटरेसी ने, मतलब लोग अनपढ़ हैं, मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब खराब है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। इसीलिए किसी कंट्री को डेवलप होने के लिए ये मतलब सारे फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नरेगा हैज़ गारंटेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। ए मतलब नरेगा जो है वो मतलब कितने दिन के लिए, सिंपली हम लोगों से पूछ रहा है कि नरेगा जो है कितने दिन के लिए काम देता है। तो यहाँ पे ए है 365 डेज, बी 100 डेज, सी 50 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी है 180 डेज। तो यदि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, नरेगा के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी, तो आपको पता होगा कि नरेगा जो है वो मतलब एक साल में 100 दिन यानी 100 डेज के लिए मतलब काम देने का वादा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 100 डेज बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो नरेगा है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच इज आल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? ए डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, बी ओवर एम्प्लॉयमेंट, सी विजिबल एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए फिर देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? ए फिशरमैन, बी फार्मर, सी वुड कटर एंड ऑप्शन नंबर डी है टीचर। हम लोगों से सिंपली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो टर्सरी सेक्टर में आता है, मतलब इकोनॉमी के टर्सरी सेक्टर में आता है। तो हम लोग देख रहे हैं ए फिशरमैन, फार्मर और वुड कटर, ये तीनों प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है टीचर वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर
गुड्स इज प्रोसेस ऑफ ए बाइंग गुड्स थ्रू करेंसी, बी सेलिंग गुड्स थ्रू करेंसी, सी बार्टरिंग गुड्स एंड ऑप्शन नंबर डी है मेकिंग गुड्स। तो मतलब हम आपको कुछ सामान दे रहे हैं किसी चीज़ के बदले में, और आप हमको कुछ और मतलब जो हमको ज़रूरत है वो आप दे रहे हैं और जो आपको ज़रूरत है हम दे रहे हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहा है अपने आप में किसी गुड्स का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बार्टरिंग गुड्स करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का मतलब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन है? तो यहाँ पे ए ट्रेडर्स, बी फ्रेंड्स, सी कोऑपरेटिव सेक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी है रिलेटिव्स। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कोऑपरेटिव सेक्टर होगा, क्योंकि यदि ट्रेडर से लेंगे, फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेंगे तो वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। What portion of deposit are essential for the banks to maintain in liquid cash for their days to day transaction? A 10%, B 15%, C 20% और ऑप्शन नंबर डी है 25%। हम लोगों से पूछ रहा है कि जो बैंक में मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए बैंक को कितना परसेंट पूरा कैश का जरूरी होता है रखना अपने पास, मतलब कितना परसेंट बैंक अपने पास रखता है ताकि जो अपना बैंक में पैसा जमा किए हैं वो आए तो उनको दे पाए। तो बुक में साफ साफ लिखा है कि बैंक अपने पास टोटल कैश का 15% रखता है ताकि जो भी आए पैसा निकालने, जो अपने पैसा बैंक में जमा किए हैं उनको दे पाए। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 15% सही होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? ए पेपर करेंसी, सी डिमांड डिपॉजिट, सी कॉइन्स एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रीशियस मेटल। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मतलब मनी का मॉडर्न फॉर्म में कौन नहीं है? तो ये पेपर करेंसी जो कि आजकल भी चलता है, डिमांड डिपॉजिट ये भी चल रहा है, सी कॉइन्स भी हम लोग चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीशियस मेटल हम लोग अपने टाइम पे देख रहे हैं कि प्रीशियस मेटल कुछ मतलब नहीं होता है उसके, मतलब प्रीशियस मेटल देखिए कोई भी सामान हम लोग खरीदते नहीं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्रीशियस मेटल बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्री प्लेस्ड ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर विच इंक्लूड्स ए गारमेंट, सी फुटवेयर, सी स्पोर्ट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। हम लोगों से सिंपली पूछ रहा है कि जो लार्ज एमएनसी होते हैं, मतलब जो मल्टीनेशनल्स कंपनी होती हैं, वो स्मॉल प्रोड्यूसर को कौन सा सामान बनाने के लिए देती हैं। तो ये हम लोग को पता है कि जो स्पोर्ट्स, फुटवेयर और गारमेंट्स ये सारे सामान जो एमएनसीज बनवाती हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर से ही बनवाती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फिर हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए फिर थैंक यू।